नमस्कार। देश की बात में पहले बात उत्तर प्रदेश की। यहाँ जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। तो इस रणनीति में एक कड़ी है जिलों शहरों के नाम बदलने की। इलाहाबाद के बाद उत्तर प्रदेश के मशहूर जिलों में हैं अलीगढ़ और मैनपुरी। अब इनके नाम बदलने का प्रस्ताव जिला पंचायत से पास हो गया है। अलीगढ़ अब हरिगढ़ कहलाए जाने की तैयारी में है। तालों और तालीम के लिए मशहूर यूपी के अलीगढ़ का नाम बदलकर जल्द हरिगढ़ हो सकता है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत समिति ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया है। कल बोर्ड की मीटिंग में हमारे 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने पर सभी ने सहमति जताई और पास भी हुआ। दूसरा नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। अलीगढ़ का ताला और सर सैयद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लगभग 1000 साल पहले अलीगढ़ का नाम कोल था, जो बाद में शासक साबित खान ने इसका नाम साबितगढ़ किया और फिर अंत में मुगल शासक शाह आलम के सेनापति ने इसका नाम अलीगढ़ रखा। इतिहासकार नाम बदलने के इस फैसले को सांप्रदायिक मानते हैं। उससे पहले भी मायावती की सरकार में भी कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन आज जो चेंजेस हैं उनका मकसद, उनका एम बहुत ही स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक है। उसमें कोई शर्म लिहाज भी नहीं है। ओपनली कहा जा रहा है कि ये नाम इसलिए बदले जा रहे हैं क्योंकि ये नाम एक पर्टिकुलर समुदाय से के इतिहास से जुड़े हैं। लेकिन जरा सुनते हैं कि अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर अलीगढ़ के युवाओं की क्या राय है। नाम बदलने से इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। आज का नौजवान, जो आज का छात्र है, वो नौकरी चाहता है। उसके जितने भी मसले हैं वो नौकरी से हल होंगे। आप जानते हैं कि मतलब ये राजनीति की जा रही है नाम के ऊपर, सिर्फ अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ कर दिया जाए। अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर अलीगढ़ में। जब अगर अलीगढ़ का नाम चेंज होकर हरिगढ़ होगा तो लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज करवाया जाए। दूसरी तरफ यूपी के ही मैनपुरी का नाम ऋषि मैन के नाम पर मयनपुरी रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। योगी सरकार पहले ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। बीजेपी और हिंदुवादी संगठन लखनऊ, गाजियाबाद और देवबंद का नाम भी बदलने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय करा जा चुका है। हिंदू संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदलना चाहिए, मुरादाबाद का नाम बदलना चाहिए, मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए। और हमने देखा है कि पहले भी मायावती जब मुख्यमंत्री थी या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी शहरों के नाम बदले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरों के नाम बदल देने से, क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देने से अलीगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाने से वहाँ पर विकास तेज़ी से बढ़ेगा या फिर वहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो जितने भी शहर हैं जो कि लगता है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर रखे गए हैं, उनके नाम, उन सबके नाम बदल देना चाहिए। अलीगढ़ में सहयोगी अदनान खान के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का ज्यादा बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क पर तालिबान पर बयान देने पर मजहबी नफरत फैलाने और देशद्रोह का मुकदमा हो गया है। अफगानिस्तान की हकीकत जाने बिना सोशल मीडिया पर तालिबान के पक्ष विपक्ष में आपत्तिजनक बहस छिड़ी हुई है। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ रहा है। यूं तो संभल के सपा एमपी शफीकुर रहमान बर्क का अफगानिस्तान और तालिबान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मीडिया फिर भी उनसे तालिबान पे उनकी राय लेने पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था तो सारा देश उनसे लड़ा। वहां पहले रशिया फिर अमेरिका का कब्जा था, वे भी आजादी चाहते हैं। यह उनका निजी मामला है, हम इसमें क्या दखल देंगे। वो अपने मुल्क में कुछ करें, हम क्यों डरें। हमारे मुल्क पर कब्जा करने आएंगे तो सारा मुल्क साथ खड़ा है। हम तालिबान के कब्जे को सही नहीं मानते। हमारे मुकाबले पर अगर हमारे अंदर हमारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए आएगा तो सारा मुल्क खड़ा है, मुल्क साथ है।
तो आप क्या तालिबान वाले कब्जे को आप सही मानते हैं? किस तरह नहीं, मैं सही नहीं मान, उसको वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने उनका, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ अमेरिका की हुक्मरानी क्यों रहेगी। शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर एक बीजेपी नेता ने मजहबी नफरत फैलाने और देशद्रोह करने के इल्जाम में FIR करवा दी है। यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे तालिबान के धर्म की वजह से कुछ लोग उसकी अंधी हिमायत और कुछ उसका अंधा विरोध कर रहे हैं। इन्हें अफगानिस्तान का इतिहास, उनकी समाजी बनावट, उनके कबीलों की आपसी लड़ाइयों और अफगानिस्तान में सोवियत और अमरीकी रोल की जानकारी नहीं है। इसीलिए यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम लड़ाई की तरह पेश कर उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश लगती है, जबकि हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 99.7% है, गैर मुस्लिम आबादी सिर्फ 0.3%। मुस्लिम कबीलों में पश्तून 42%, ताजिक 27%, हजारा उज़्बेक 9%, अलमाक 4%, तुर्कमेन 3% और बलोच 2% हैं। इन एथनिक ग्रुप्स में भी वहां वर्चस्व की लड़ाई है और कट्टर इस्लाम और उदार इस्लाम के बीच भी लड़ाई, क्योंकि तालिबान ने शिया और सूफी मुसलमानों के खिलाफ वहां जुल्म किया है, इसलिए वे भी उसके सख्त खिलाफ हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। आज जो लोग बंदूक या तलवार का सहारा लेकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, सूफी इस्लामिक बोर्ड हमेशा इसकी मुखालफत करता आ रहा है, और हम चाहे वो उनके समर्थक हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर ऐसे लोग हों, हम उनकी मुखालफत कर दें। मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक साहब कहते थे कि इस दुनिया में दो तरह का इस्लाम है, एक वो जो पैगंबर मोहम्मद साहब लाए और दूसरा वो जो तालिबान लाया। तो अफगानिस्तान में ये झगड़ा इन्हीं दो तरह के इस्लाम को मानने वालों के बीच में है, लेकिन नफरत के इस माहौल में हिंदुस्तान में उसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाया जा रहा है। संभल में अनवर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और उत्तर प्रदेश से अगली खबर भी है। उत्तर प्रदेश में STF और ATF को प्रभावी बनाने के लिए राज्य के कई इलाकों में सरकार ATS यानी एंटी टेरर स्क्वाड के कमांड सेंटर खोलने जा रही है। इनमें मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा जेवर एयरपोर्ट और सहारनपुर का देवबंद भी शामिल है। पुलिस के अनुसार देवबंद उत्तराखंड और हरियाणा के बॉर्डर पर है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की इससे ठीक ठाक देखभाल हो सकेगी, लेकिन इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक पक्ष जो है वो इसे अफगानिस्तान में तालिबान के आने से सही समय पर जरूरी कदम बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे मुस्लिम बहुल इलाके में डर पैदा करने का मकसद कह रहा है। देवबंद में इस्लामी शिक्षा के लिए मशहूर मदरसा दारुल उलूम है, जहां सुन्नी पुनरुत्थानवादी आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। देवबंदी स्कूल देश भर में कई जगह पाए जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इसकी शिक्षा है। तो यूपी सरकार के इस पूरे काम के लिए जमीन भी अधिकृत कर ली गई है और काम भी तेजी से शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही OP सिंह पूर्व DGP यूपी हमारे साथ हैं। मिस्टर सिंह, पहले मैं आप ही से सवाल करूंगी। सर, जो ये कदम है कि देवबंद में 2000 वर्ग फीट की जमीन ले ली गई है और यहां पर ATS का एक कमांड सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर खोलना, इसे कैसे आप देखेंगे? क्या इसकी जरूरत थी? क्योंकि यहां पर इनकी शिक्षा की जमीन मानी जाती है। देखिए, ये इस इशू को कॉम्युनल दृष्टि से या पॉलिटिकल दृष्टि से देखना बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। मैंने पुलिस की सेवाएं की हैं, 38 साल मैं पुलिस में रहा हूं और मैं जानता हूं कि किसी भी चीज की आवश्यकता कितनी होती है। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है, 23 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, और अगर ज्योग्राफी हम देखें, टेरर की ज्योग्राफी, आतंक का अगर हम देखें तो आतंक का ज्योग्राफी जो है वो काफी एक्सपैंड हो गया है ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इवन स्टेट लेवल पे। आप देखिए कि तरह तरह की घटनाएं होती हैं और उस
के कारण ही ये एंटी टेरर स्क्वाड का गठन 2007 में हुआ था। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि कमांड सेंटर या कमांडो सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। जैसा आपने खुद कहा कि यदि देवबंद में बन रहा है तो जेवर एयरपोर्ट के पास भी बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 15 फील्ड यूनिट्स ऑलरेडी कार्यरत हैं और 7 नए बनने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया होगा। और इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं और उसमें तरह तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये जरूरी है कि हर एक यूनिट के पास 3 या 4 जिलों से ज्यादा नहीं रहे। अगर उससे ज्यादा होगा तो हमारा जो रीच है या हमारा जो सुपरविजन या हमारा जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उस पर प्रभावित हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को बहुत अलग अलग देखने की जरूरत है। हमारा फील्ड यूनिट क्या कर रहा है और हमारे स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम्स क्या कर रही हैं। ये कमांडोज नहीं है, ये मोस्टली वो ऑफिसर्स हैं जहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं, उनका एनालिसिस होता है, उनको बाद में मुख्यालय पर लाकर कोलेट किया जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है। तो मैं समझता हूं कि इसको इस एक प्रोफेशनल एंगल से देखे जाने की जरूरत है, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से। और मैं अभी तक समझता हूं कि देवबंद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और मैं समझता हूं कि सभी लोग इसे स्वीकार करेंगे कि किस प्रकार हमारा पुलिस पब्लिक रेशियो कम है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, और उसमें अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की अधिकता हो रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं राज्य सरकार को कि उन्होंने इस प्रकार कदम उठाया ताकि हमारा एक ह्यूमन रेशियो जो है वो पॉपुलेशन के आधार पे अच्छा हो सके। तो आप कह रहे हैं इससे बेहतर पुलिसिंग होगी। शरद जी, आपका आंकलन क्या है? क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर चुनाव कुछ महीनों में है और देवबंद को भी चुनना, मेरठ में भी खोला जा रहा है, जेवर में भी खोला जा रहा है। आपका आंकलन क्या है? देखिए, थ्योरेटिकली जो मिस्टर ओपी सिंह कह रहे हैं मैं फुल्ली उससे एग्री करता हूं, लेकिन रियलिटी इसलिए फर्क है क्योंकि सरकार के तमाम एक्शंस इस तरीके के रहे हैं जिससे शक के दायरे में वो आती है। उनके इंटेंशंस जो हैं वो अबव बोर्ड नहीं रहे हैं ऑल अलोंग। तो नियत अगर शक के दायरे में है तो नेचुरली इस तरह की बातें होंगी और वो फर्दर कंपाउंड हो जाती है इस वजह से क्योंकि बीजेपी के लीडर्स ये कहने लगे हैं इस तरीके की बातें कि देखिए बड़ा अच्छा है वहां कर दिया, ये मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन एरियाज हैं और यहाँ पे एटीएस होना जरूरी है और बड़ा जरूरी है हालात देखते हुए, और उसको यहां तक जोड़ दिया कि तालिबान से उसको कनेक्ट कर दिया कि साहब उसकी लाइट में किया गया है। तो ये फैलाने वाले तो बीजेपी वाले ही हैं और जब ये इस तरीके की बात कोई कहेगा तो और जो है पुख्ता होता जाएगा। तो ये तो जरूरी अगर जी, क्या इसे चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश भी, इस पर ध्रुवीकरण की बात भी कही जा सकती है? 100% मेरी ध्रुवीकरण का तो पूरा आधार ही इनका इलेक्शन कैंपेन का ध्रुवीकरण है और जो बड़ा खुल के है, मतलब कोई उसमें छुप के नहीं किया जा रहा है। तमाम ऐसे स्टेप्स हैं, मतलब गिनती एंडलेस चीजें हैं जो इनका पूरा गोल ही यही है कि ध्रुवीकरण करा के ही इलेक्शन जीतना है, क्योंकि इनको लगता है कि और अच्छा उससे एक और भी एडवांटेज है कि तमाम जो मेन इश्यूज हैं, जो दुर्भाग्यवश भारत में मेन इश्यूज इलेक्शन में कम दबा दिए जाते हैं किसी ना किसी, कोई भी पार्टी हो, तो जैसे महंगाई है आसमान छू रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है अनप्रेसिडेंटेड हो गया है, कोरोना के जो मिसमैनेजमेंट है, ये सारी चीजों पे कवर ढाकने के लिए ये बड़ा अच्छा तरीका है। ध्रुवीकरण की बात करिए, इस आदमी से भूल जाएगा सब कुछ, बिल्कुल, चाहे ये पहले भी देखा गया है। तो ध्रुवीकरण का इंटेंशन जो है वो इनका इससे काफी हद तक सर्व हो जाता। बिल्कुल। अब मिस्टर सिंह, संक्षेप में मैं आपसे जवाब ये चाहूंगी, पुलिस अपनी, चलिए वो कह रही है कि हम इफेक्टिव पुलिसिंग इससे करेंगे, लेकिन जब नेताओं की बयानबाजी आती है और ध्रुवीकरण की बात हो जाती है, चुनाव सर पर होते हैं, तो मुश्किल तो पुलिस के लिए बन जाती है फिर। देखिए निधि जी, मैं एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर रहा हूं। मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं, सरकार क्या सोचती हैं, क्या उनके इंटेंशंस हैं, क्या उनकी नीयत है, इन सब चीजों पर हमें नहीं जाना है। हमें प्योरली प्रोफेशनल तरीके से देखना है। और एज ए पुलिस प्रोफेशनल मैं देखता हूं कि ये एटीएस के जो भी फील्ड यूनिट्स खुल रहे हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, आप उनको देखिए कि वहां पे इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहा है, हाई रिस्क ऑपरेशंस हो रहे हैं, और आप लुक एट द कन्विक्शन रेट, अभी तक एटीएस का 92% कन्विक्शन रेट रहा है।
तो मैं नहीं समझता कि किसी पे अत्याचार किया है, और पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है कि 100% हमारे कन्विक्शन रेट्स रहे हैं। तो एटीएस एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी है और पिछले 13-14 सालों से काम कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि उस पर शक करना और किसी की नीयत पर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैं उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो नेतागण है वो सुन रहे होंगे। और शरद जी आप जुड़े, मिस्टर सिंह आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उत्तर प्रदेश एक चुनावी राज्य, उस पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। रसोई गैस फिर से महंगी हो गई है। बिना सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए 17 अगस्त से बढ़ा दी गई है। इसकी कीमत दिल्ली मुंबई में अब 859 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में कीमत है 886 रुपए प्रति सिलेंडर। इससे पहले 1 जुलाई को भी 25 रुपए 50 पैसे इसकी कीमत बढ़ाई गई थी। वैसे तो सरकारी तेल कंपनियां महीने के शुरू में ही गैस की कीमतें बदलती हैं, लेकिन इस बार महीने के बीच में भी गैस की कीमत बढ़ाई गई है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो अब तक एलपीजी गैस की कीमत 265 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी गई है। और आज दिल्ली में कांग्रेस की महिला नेताओं ने गैस सिलेंडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कीमतें बढ़ाने का विरोध किया है। और अब बात उत्तर प्रदेश के स्कूलों की। उत्तर प्रदेश में सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल खुल गए हैं 50% अटेंडेंस के साथ। कोविड के कारण लगभग बंद रहे स्कूलों में खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ज्यादातर के पास पढ़ाई के लिए मोबाइल या साधन नहीं थे। अब शिक्षकों और छात्रों ने इस कदम का स्वागत किया है। मास्क, तापमान की जांच, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और सिर्फ 50% छात्रों को आने की अनुमति। इन शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल इस सप्ताह खुल गए। ये पिछले साल कोरोना महामारी के बाद से लगभग बंद ही चल रहे थे, लेकिन स्कूल चिंताओं के बीच खुले हैं। राज्य की 23 करोड़ आबादी में से महज 5% को ही दोनों टीके लगे हैं। ये देश में सबसे कम दरों में से एक है। पूर्वी यूपी का सोनभद्र ऐसा इलाका है जहां मोबाइल से पढ़ाई, ई लर्निंग या टीवी के जरिए पढ़ाई लिखाई बहुत ही मुश्किल काम है। कक्षा 9 में पढ़ने वाली स्वाति कुमारी के पिता कुक हैं और मां घर संभालती हैं। स्वाति का कहना है कि स्कूल में वापसी पिता के मोबाइल फोन के जरिए पढ़ाई से कहीं ज्यादा बेहतर है। ऑनलाइन क्लास चलती थी तो उसमें ज्यादातर समझ में नहीं आता था। अगर मैं सामने रहती तो समझ में आता और मैम से पूछ भी सकते थे। और सारे बच्चे एक बार अगर पूछेंगे तो मैम को दिक्कत होती थी बताने में। अगर सामने रहती तो सबको एक ही बार में सब समझा देती। पिछले वर्ष और उससे पिछले साल कोरोना की वजह से हमारे बच्चों का बहुत ही नुकसान हुआ। और चूँकि ये गरीब क्षेत्र है और यहाँ जनजाति और एससी बहुल क्षेत्र होने के कारण ये वनवासी लोग हैं, जिनके पास आज का आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको कहते हैं मोबाइल और दूसरे संसाधन टीवी वगैरह न होने के कारण हम लोग को पिछले वर्ष भी और इस साल भी बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक यही बात तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कक्षा 9 के छात्र तरुण सिंह ने कही, जिनके पिता फल बेचते हैं और मां घर का कामकाज संभालती हैं। हम 2 साल से स्कूल में आए तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, उसमें कभी नेट प्रॉब्लम या कभी हमारे पास फ़ोन नहीं रहता था, तो कुछ भी समझ नहीं आता था। डर अब भी है कोरोना का, बट हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अब भी करेंगे। मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर करते हैं और हम स्कूल रोज आएंगे। शोषण हो रहा है, उन लोगों ने निकल के आगे आके इसका विरोध कर दिया। वहाँ के राजा के उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्राइमरी स्कूल समेत दूसरी क्लासों को भी सितंबर के पहले हफ्ते से खोला जा सकता है। यूपी के बड़े शहर जैसे लखनऊ
इनमें अभी सारे स्कूल्स नहीं खुले हैं क्योंकि यहाँ ई लर्निंग का एक्सेस ज़्यादा है और अभिभावक अभी अपने बच्चों को फिजिकल क्लासेस के लिए भेजना नहीं चाहते हैं। सरकार ये कह रही है कि वो कोविड सिचुएशन को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रही है। मोहम्मद अदनान, प्रभात कुमार और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। देश की बात में अब खबर है मध्य प्रदेश से। चयनित शिक्षिकाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने पहुंची ताकि 3 साल बाद ही सही उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर कई युवा प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। बल प्रयोग कर पुलिस ने सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार भी किया। तुम आज ही दे दो। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बेरोजगार युवा आए तो सरकारी नौकरी मांगने थे, लेकिन मिली सरकारी लाठियां। अलग अलग जिलों से आए युवाओं का एक दल पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च करते पहुंचा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आज भोपाल में शांतिपूर्ण तरीके से बेरोजगार यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, रोजगार की मांग कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार भाइयों के लिए सीएम शिवराज सिंह मामा ने मिलिट्री लगा दी और पुलिस के द्वारा इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया कि किसी ने उसका सोचा नहीं था। सर, एक रोजगार मांगना बच्चे के हक के लिए आज गुनाह हो गया है। मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, लेकिन सब वक्त में ये कहूँगा कि हम बहुत ही तकलीफ में हैं दोस्तों, आप सबका साथ चाहिए। इन्होंने लाठी मारा यहाँ पे और आपको भी लाठी मारी इन लोगों ने। अभी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। मेडिकल सुविधाएं दिया जाए, पानी तो दिया जाए। हम पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे कई सारे साथियों को, हमारे महिला साथियों को जेल में भेज दिया गया। हमारे लोगों को भी पता नहीं चल रहा है ये कितना असंवेदनशील सरकार है। पिछले 4 साल से भर्ती नहीं आई है, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, नर्सिंग भर्ती नहीं आई है। भोपाल में ही लगभग 3 सालों से चयनित होने के बाद भी नियुक्ति की राह देख रहे चयनित शिक्षक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने पहुंचे। हाथों में राखी की थाल और बैनर पोस्टर लेकर सारे चयनित शिक्षक बीजेपी कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद 2018 में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 में चयन हो गया, लेकिन नियुक्ति होती उससे पहले कमलनाथ सरकार गिर गई और इन शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया। हर बार हमें सरकार की तरफ से आश्वासन ही मिलता है, आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। इसके अतिरिक्त आज तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि साहब आश्वासन से पेट नहीं भरता। वो लोग जिन्होंने सरकार गिराते वक्त ये कहा था कि हम अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और चयनित शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे, वो आज जन आशीर्वाद दे रहे हैं, पर ये लोग गुहार लगा रहे हैं हजारों की तादाद में। शिवराज जी, हम आशा करते हैं कि इनकी आप मांग मानोगे। बेरोजगारी का आलम तब है जब राज्य में हजारों सरकारी पद खाली हैं। पुलिस विभाग में आरक्षक के 22,000 पद, पुलिस उप निरीक्षक के 2,000, MPTET में 30,000, वन रक्षक के 14,024, वन क्षेत्रपाल के 796, आबकारी आरक्षक 1,021, आबकारी उप निरीक्षक 350, पटवारी 5,000, स्वास्थ्य विभाग में 35,000, शिक्षा विभाग में लगभग 90,000, चिकित्सा अधिकारी 5,097, नर्सिंग स्टाफ 35,737। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहते हैं कि वो रोजगार के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि हर महीने 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। लेकिन तस्वीरें बदहाली की हैं, मजबूरी की हैं। कुछ दिनों पहले बैतूल में ये चयनित शिक्षक शिक्षा मंत्री के पैरों में गिर गईं कि नौकरी दे दो।
मंत्री जी कांग्रेस और ओबीसी आरक्षण की आड़ में खड़े हो गए। इसके लिए उनको जरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, तब से हमने उसको वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ करके उसको अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिया है। पर क्योंकि हमारी सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है पिछड़े वर्ग को, उसमें कोर्ट की स्टे है। खैर, युवा रोए पिटे पैरों पर गिर जाएं, सरकार बहादुर कह रही है कि सरकार बनने की खुशी में वो जनता के पैरों पर है, जन आशीर्वाद यात्रा में व्यस्त है। सरकार बहादुर के भाषण सुनेंगे तो लगेगा उसे सबसे ज्यादा युवाओं की, बेरोजगारों की फिक्र है, लेकिन यही युवा जब अपने अधिकार मांगने आते हैं तो उन्हें मिलती है सरकारी लाठियां। जब चुनाव होते हैं तो हुक्मरान जनता के पैरों पर होते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे ही जनता हुक्मरानों के पैरों पर। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। अब कोरोना से जुड़ी मुंबई से खबर है। पहली लहर में हॉटस्पॉट रही मुंबई की झुग्गी बस्तियां अब कोरोना मुक्त हो गई हैं। झुग्गियों में अब एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है, लेकिन इन बस्तियों में अब सबसे बड़ी चुनौती है टीकाकरण। पहले हिचक थी, अब लगभग हर जगह वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। मुंबई की झुग्गी बस्तियों को कोरोना संक्रमण से आजादी मिल चुकी है। पहली लहर में यही झुग्गियां कोरोना का हॉटस्पॉट रही थी, लेकिन मुंबई के कुल 24 वार्ड्स में से अब एक भी ऐसा स्लम नहीं जिसे कोरोना के कारण बंद या सील किया गया हो। शहर की आधी आबादी इन्हीं बस्तियों में बसती है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना 0 पर पहुंच चुका है। फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हुई दूसरी लहर में अभी तक धारावी में 12वीं बार कोरोना के नए मामले 0 रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन, बीएमसी और एनजीओ द्वारा घर घर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, मेडिकल कैंप ने यहां वायरस से जंग को आसान कर दिया। डॉक्टर एसोसिएशंस के जो हमारे सब मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंड फिर बीएमसी के कर्मचारी जो घर घर जाकर के, गली गली जाकर के स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनका टेस्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें बहुत अच्छे से हो रही है। और इसके पीछे जो धारावी की आम जनता है, आम जनता इस चीजों को समझने लगी है अभी कि ये क्या चीज है। डर जो था, वो डर क्या चीज था कि पहले कोविड हो गया है, तो कोविड हो गया तो उनको ये चीज लगता था कि अब कोविड हो गया तो कोई बचेगा ही नहीं। तो ये सबसे मेन चीज जो डर है, ये डर उड़ा है। हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़, हर सोसाइटी, एनजीओ को साथ में लेके हमने सब मेडिकल कैंप किए। मेडिकल कैंप के जरिए हम लोग फ्री में यानी मुफ्त में हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं। आज उसकी बदौलत हर घर घर में जाके देखे तो सबके पास दवाइयाँ है। जब भी सर्दी खांसी होती है तो बीजीएस द्वारा दिए गए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा आज कोरोना मुक्ति हो रही है। अब झुग्गी बस्तियों में सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ के लोगों का टीकाकरण। पहले इनमें हिचक थी, अब ट्रैवल, कामकाज से लेकर जगह जगह पर वैक्सीन की अनिवार्यता के बीच इनकी हिचक दूर तो हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतार नजर आती है। जॉब के लिए दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए वैक्सीन लेना था, फिर ट्रैवलिंग के लिए भी वैक्सीन जरूरी हो गई। बहुत से लोग बोल रहे थे कि मतलब वैक्सीन लगवाएंगे, लड़के नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, मतलब ऐसा कुछ नपुंसक हो जाएंगे, ये सब सुनने को मिल रहा था। तो डर बना था कि लगवाएं कि ना लगवाएं। काम धंधे के लिए किधर भी जाएंगे तो वैक्सीन बताना, प्रूफ देना पड़ेगा ना उधर। मुंबई में रोजाना के कोविड संक्रमण के मामले 250 से 300 तक बने हुए हैं। 100% कंटेनमेंट जोन अब इमारतों में है। फिलहाल शहर की 21 बिल्डिंगें कोविड के कारण सील हुई पड़ी हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।